and largely simplification of tax refund processes for small and mid-sized businesses. This is the press conference taking place right after the 31st Goods and Services Tax Council meeting that was held in National Capital. It concluded a short while ago. Those visuals coming in live from New Delhi, the 31st Goods and Services Tax Council meeting, GST Meet, the 31st edition, took place and concluded a brief while ago. Finance Minister Arun Jaitley is expected to address the media on the key highlights of the meeting that concluded a short while ago. Those visuals coming in live from New Delhi. Finance Minister Arun Jaitley will be addressing the media soon on the highlights of the GST Council meeting. A couple of days back, GST काउंसिल की 31st मीटिंग थी और 31st मीटिंग में काफ़ी एक्सटेंसिव एजेंडा था और इस एजेंडा में जो फिटमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी उसकी रिकमेंडेशंस कंसिडर हुई और जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है रेट रैशनलाइजेशन का, फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस को और रेवेन्यू इंक्रीजेस को और जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना, ये दोनों प्रक्रियाएं थी। रेवेन्यूज के ऊपर भी एक एक्सटेंसिव डिस्कशन थी। कुछ मेंबर्स ने दोनों पक्ष रखे कि क्या रेवेन्यू इंक्रीजेस अपेक्षा के मुताबिक हैं या अपेक्षा से कम हैं। एक उसमें ब्रॉड इंडिकेशन आता है क्योंकि स्टेट्स को पहले 5 साल का कॉम्पेंसेशन प्रॉमिस्ड है, तो पिछले साल के जो 8 महीने का रेवेन्यू था, क्योंकि जुलाई का रेवेन्यू अगस्त में आया था 2017 में, तो उसका एक असेसमेंट हम लोगों ने किया कि जो कॉम्पेंसेशन पिछले साल 8 महीने में दिया गया वो लगभग 48,000 करोड़ था। तो अगर उसको पूरा 12 महीने के लिए कर लिया जाए तो वो जाके 72,000 करोड़ बनता पिछले वर्ष का। इस साल क्योंकि 14% का रेवेन्यू इंक्रीज भी था, तो इस 72,000 के ऊपर 14% इंक्रीज भी फैक्टर इन होता। लेकिन इस बार आईजीएसटी का सेटलमेंट काफ़ी हो रहा है, कुछ रेवेन्यू इंप्रूवमेंट भी हुआ है, तो पहले 6 महीने में इस बार केवल कॉम्पेंसेशन 30,000 करोड़ गया है। तो अगर ब्रॉड रूल ऑफ थंब लें और उसी को हम प्रोजेक्ट करें तो व्हाट शुड हैव बीन अबाउट 83,000 बेस्ड ऑन लास्ट ईयर विल कम डाउन टू अबाउट 60,000। सिमिलरली पिछले साल के 8 महीने और इस साल के पहले 7 महीने जिनका डेटा अवेलेबल था, स्टेट बाय स्टेट उसका कंपैरिजन किया गया। अधिकतर स्टेट्स में इंप्रूवमेंट है और जो रेवेन्यू टारगेट हमारा है, जब हम कहते हैं कि टारगेट से अभी पीछे हैं, तो वो टारगेट बड़ा स्टिफ टारगेट है। टारगेट स्टिफ इसलिए है कि 2015-16, 15-16 का बेस ईयर और उसके बाद 3 इंक्रीजेस कंपाउंडेड 14% एनुअल। तो अगर 14% एनुअल कंपाउंडिंग 3 बार करेंगे तो जो इस साल का रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली बेस ईयर से 50% के करीब ज़्यादा होना चाहिए।
So when you are falling short by 5% or 10% or 6%, the target itself is a very stiff target. But some consuming states have certainly improved. The whole of Northeast has improved, which is a consuming state. Surprisingly, manufacturing and consuming states like Maharashtra, West Bengal have shown a significant improvement. States like Bihar, because उनके बेस ईयर में हाई परसेंटेज ऑफ वैट था, क्योंकि 2015-16 was the year of when prohibition was imposed, तो उन्होंने अपना वैट बढ़ा दिया था उस साल में, तो उनका डिनोमिनेटर बहुत स्टिफ था, तो वहाँ भी फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है. कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं है और मेंबर्स का सजेशन था कि इसको स्टडी किया जाए. Though the only data available so far is part of the first year and part of the second year, a group of ministers will be studying this data and इस डेटा को स्टडी करने के साथ साथ they will take the expert assistance of NIPFP, National Institute of Public Finance and Planning, so that on basis of this limited data of part first year and part second year, what are the broad analyses indicate. Overall increment है, फर्स्ट ईयर का एवरेज लगभग 89,000 करोड़ अ मंथ होता था, सेकेंड ईयर का अप्रोक्सीमेटली 96,000-97,000 करोड़ अ ईयर के करीब है. We would have been happier if the increase had been higher. But then we have to factor in the fact that for hundreds of commodities, the GST regime has brought the rates down because the pre-GST rates were very high. The GST has not increased a single rate, but brought hundreds of them down. Now, along with this revenue position, how do we then balance the rate rationalization? 28% स्लैब में कुल मिला के 34 आइटम्स बचे हैं. उन 34 आइटम्स में बहुत आइटम्स और उनके सब आइटम्स लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बाहर हैं. बाकी आइटम्स को हमने वे किया और उसमें 6 आइटम्स और आज कम कर दिए गए, जिससे कि 28 ब्रैकेट में 28 आइटम्स बचते हैं. अगर लग्जरी और सिन को भी जोड़ लिया जाए, उसमें 13 आइटम्स हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के, एक है सीमेंट का, जो हाई रेवेन्यू आइटम्स है. इनका रेवेन्यू लगभग सीमेंट का 13,000 करोड़ है, ऑटो पार्ट्स का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 20,000 करोड़ है. यानी कि जो 28 से 18 किया जाए तो 10% में इन दोनों आइटम्स का 33,000 करोड़ का असर पड़ता है. The council felt that this is too steep at the moment. और इसके अलावा केवल लग्जरी को छोड़ दिया जाए तो इन 2 आइटम्स के अलावा, मतलब इसके सब आइटम्स गिनती में बहुत बनेंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल के 13 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसमें एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर्स, जिसका कि बहुत ज़्यादा यूज़ इंडिया में है नहीं, सिर्फ एक अपर सेगमेंट इनकम वाले लोग यूज़ करते होंगे, तो ये आइटम्स बने हैं. तो जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया गया है. जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल
यूजर्स के लिए पुलीज, ट्रांसमिशन शेफ्ट्स, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस। जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी 28 से 18 कर दिया गया है। रीट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी, उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं। कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया है। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। एक आइटम एसेसरीज फॉर कैरेजेस फॉर डिसेबल्ड पर्संस, जो फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली इनेबल्ड जिन्हें कहते हैं, उनकी कैरेजेस की एसेसरीज का एक आइटम 28% में था। सो मेंबर्स फेल्ट इसको तुरंत 5% में ले आया जाए। जीरो में इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 5 इज द लोएस्ट ब्रैकेट, जिसपे इनपुट क्रेडिट के साथ और सस्ता होगा, इट विल बी देन चीपर देन जीरो ऑल्सो। तो ये 7 आइटम और आज 28 से टोटल मिलाकर निकल गए हैं। फर्दर रैशनलाइजेशन में सब रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर किए। 3 आइटम्स ऐसे हैं जो 18 से 12 पे आ गए, एक आइटम 18 से 5 पे आया, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12 to 5, 12 to nil एंड 5 to nil। ये टोटल आइटम्स कितने बने जो सारे रैशनलाइज हुए हैं 28 से 5 तक? अभी मैं काउंट करके टोटल आइटम्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट डाउन, आई विल जस्ट गिव यू द कैटेगरी। इसके अतिरिक्त कुछ जीएसटी रेट्स सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन थी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सिनेमा टिकट्स को लेकर, और क्योंकि पहले रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स थे तो इसलिए इनिशियली अ पर्टिकुलर फिगर वाज फिक्स्ड। जो 100 रुपए तक की टिकट है, टिकट अप टू 100 rupees which had a GST of 18% has been brought down to 12%, और जो 100 रुपए से ऊपर वाली टिकट थी जिसपे जीएसटी 28% था, उसको 18% कर दिया गया है। ये एक मास एंटरटेनमेंट का मीडियम है। इसका एक रेवेन्यू इंपैक्ट है अबाउट 900 करोड़ का। सिमिलरली जीएसटी ऑन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैरिंग व्हीकल्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 12। एक कैटेगरी थी कि एयरलाइन टिकट्स पे इकोनॉमी क्लास में 5% लगता है और बिजनेस क्लास में 12% है, लेकिन जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाते हैं अगर वो फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं तो उन सब पे 18 लगता है। अब इसका कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वो उसको सर्विस मान लेते हैं रादर देन एन एयरलाइन टिकट कैटेगरी। तो ऑल दैट कैटेगरी विल ऑल्सो बी टैक्स्ड एट द सेम रेट at which normal airline tickets are taxed. 5 and 12. Those who travel by economy will be 5 and those who travel by business will be 12. So there will be no premium tax. There was no reason for it, but some assessing authorities had started charging it because these were special flights or charter flights and they were charging them at 12% because of that. तो इसमें अगर कोई मानसरोवर जाता है या हज पे जाता है, इस तरह के जो रिलीजियस ट्रिप्स हैं, they need not pay higher rates of taxation. They will pay the normal rate of taxation. इसके अलावा GST on solar power generating plants and other renewable energies item
इस पे 5%, और इसमें कई आपको रिलीज दे दी जाएगी। इस कैटेगरी में कई आइटम्स हैं जिसका कि टैक्स रैशनलाइजेशन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 4-5 इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जिन पे आज डिटेल डिस्कशन हुई, और ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस आती हैं उसके ऊपर, और ये हुआ कि ये जो रिस्पेक्टिव कमिटीज इसके लिए फंक्शन कर रही हैं या जीओएम कर रहे हैं, ये उनमें डिस्कस होकर जनवरी के महीने में नेक्स्ट मीटिंग में आएगा। सम ऑफ देम those issues which will come up in the next meeting, the first was in relation to taxation on residential property in the real estate sector. ये एक important item है क्योंकि इस सेक्टर में कुछ स्लो डाउन देखा गया। तो इसके पीछे कारण एक ये है कि अगर आप अपार्टमेंट विच इज बीइंग बिल्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टैक्स्ड एट 12%, और अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दैट्स अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द जीएसटी बिकॉज इट्स इन द स्टैंप ड्यूटी जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक इंप्रेशन हो गया कि भाई उसमें तो देना नहीं पड़ता, अगर अपार्टमेंट बीइंग बिल्ट खरीदते हो तो 12% लगता है, लेकिन उस 12% में जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलता है, और क्रेडिट मिलने के बाद क्योंकि कई कंस्ट्रक्शन आइटम 12% और 18% में हैं एक्सेप्ट सीमेंट विच इज इन 28, तो रियली वो कंज्यूम हो जाना चाहिए था, लेकिन पोटेंशियल बायर्स को लगता है कि उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इसमें कई प्रपोजल्स आए हैं काउंसिल्स के सामने, और ये जो लॉ और फिटमेंट कमिटी तुरंत इस पे मिलके a view will be taken on it in the next meeting. There was a total consensus that something needs to be done. As far as another important decision was कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में जो लोग हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है, लेकिन जो प्रिडोमिनेंटली सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं स्मॉल सप्लायर्स के लिए कोई कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है, और इसलिए जब छोटे सप्लायर्स अपना बिल रेज करते हैं तो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स भी जीएसटी कंपोनेंट देने में रिलक्टेंट रहते हैं। इसलिए the response of small service providers getting registered has not been on expected lines. So a unanimous decision in principle was taken that a composition scheme be framed for small service providers. Threshold और composition charge क्या होगा वो नेक्स्ट मीटिंग में आफ्टर द लॉ एंड फिटमेंट कमेटी कंसिडर इट, इसको कंसिडर किया जाएगा। तीसरा, जब जीएसटी आया था तो लॉटरी के ऊपर हमने 2 रेट्स रखे थे, 12% फॉर स्टेट ऑर्गेनाइज्ड लॉटरीज एंड 28% फॉर स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरीज। Whether there should now be a single rate, what is the experience of the last 1.5 years, will be considered after consultation of the states, and one way or the other, whether the status quo is to continue or a new view is to be taken, will be discussed in the next meeting. एक MSMEs को लेकर एक GOM बना हुआ है जिसमें MOS चेयरमैन है, उनको कहा गया है कि उसकी रिपोर्ट तुरंत दे दी जाए क्योंकि वो नेक्स्ट मीटिंग में आ जाए। One of the proposals which was suggested, which has come, that committee should also consider, is on the threshold limit, जो आज की 20 लाख की है।
उसको स्टेटस को है या उसको ऑल्टर करने की अभी आवश्यकता है, कीपिंग द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एमएसएमईज इन माइंड। और इसका लास्ट इशू था कि नेचुरल कैलामिटीज में जो केरला की रिक्वेस्ट थी, उसके जो GOM है उसकी मीटिंग्स हो चुकी है, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग देयर रिपोर्ट। और this will also be a final view will also be taken in the next meeting itself. दो legislative changes suggest किए गए। जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज हैं, अगर दो या ज्यादा स्टेट्स में, इफ इन 2 or more states they come to a conflicting view, then there should be a centralized authority. Otherwise, the state advanced ruling authority acquires finality. But if there is a conflicting view of 2 different authorities in different states or more, then there will be a centralized authority to take the all India view, which will then be binding on all states. The second was an amendment to section 50 of the CGST Act to provide that interest should be charged only on the net tax liability of the taxpayer after taking into account the admissible input tax credit. इसके अलावा बहुत सारी representations थी with regard to certain clarifications, or where authorities were taking different views, assessing authorities. और इसलिए उन क्लैरिफिकेशंस को आज फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस आई हैं, मैं सारी आपको नहीं पढ़ूंगा, आपको नोट दे दिया जाएगा। सो देयर वर almost about 16 such policy decisions which were taken, settling those clarifications itself. इनमें कोई important, broadly, if Dr. Pandey has something to add. हाँ, नहीं वो बता दिया थर्ड पार्टी मैंने। एक और डिसीजन था कि सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंक्स to basic saving bank deposit accounts and holders of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts will be exempted from any GST taxation. ये broadly decisions थे, सब decision consensus से unanimously थे। Sir, in addition to that, sir, there have been some process simplification decisions जो इस कमिटी में लिए गए हैं कि अभी जो टैक्स पेयर्स थे उनको अलग अलग तरह के करीब 20 कैश लेजर उनको रखना पड़ता था अपना रिटर्न फाइल करने के समय। CGST का अलग, IGST का अलग, SGST का अलग, और उसमें भी सब तरह के हेडिंग्स थे कि पेनाल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब के मिला करके करीब 20 लेजर वो हो जाया करते थे। तो एक ये भी निर्णय लिया गया कि अब ये एक लेजर जो है सो ऐसा रहेगा कि सिर्फ एक तरह का लेजर रहेगा, और उसी से अगर किसी को अगर SGST पे करना हो या CGST पे करना हो या सेस पे करना हो तो वहीं से पे कर सकता है। तो इसके बारे में भी आज एक डिसीजन ले लिया गया है। एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जिसमें कि लोगों को ये देखा गया कि रिफंड मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। रिफंड जो सिर्फ सैंक्शन स्टेट अथॉरिटी करते थे, सेंट्रल अथॉरिटी करते थे, लेकिन उसका डिसबर्सल भी रेस्पेक्टिव स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटी करता था। तो अब आज ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग उस दिशा में बढ़ेंगे जहाँ पर कि जो सैंक्शन ऑर्डर है वो स्टेट अथॉरिटी करेगी और या सेंट्रल अथॉरिटी करेगी जिसके पास वो टैक्स पेयर अपना रिटर्न भरता है, जिसके जुरिडिक्शन में वो टैक्स पेयर है। लेकिन एक बार सैंक्शन ऑर्डर इशू होने के बाद फिर सिस्टम से ही वो रिफंड को दे दिया जाएगा सीधे। और ये जो योजना है इसको पहले हम पायलट बेसिस पे करेंगे
उसका जो एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे फिर से हम जीएसटी काउंसिल में आएंगे और फिर उसके बाद उनके निर्णय के हिसाब से फिर आगे का काम किया जाएगा। जो नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है जो भी हम चाह रहे हैं कि उसको हम लाएं, उसको हम 1 अप्रैल 2019 से ट्रायल बेसिस पर चालू करेंगे और उसका जो है सो मैंडेटरी बेसिस हो जाएगा 1 जुलाई 2019 से। नया रिटर्न सिस्टम जो अभी जो एनुअल रिटर्न्स जो फाइल करने की जो तिथि थी वो हमने 31 मार्च तक का किया था, उसको हम लोगों ने जो उसके बारे में भी काफ़ी सजेशंस आए थे। और चूँकि ये भी एक नया रिटर्न सिस्टम है जो एनुअल रिटर्न पहली बार लोग भरेंगे और उनकी सभी को दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि ये रिटर्न की भी तारीख जो है सो 30 जून 2019 तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए जो 31 मार्च 2019 तक जिन्होंने नहीं भरा उसकी डेट है, तो काउंसिल में एक डिसीजन था लेने के लिए कि वेदर सम नॉमिनल पेनल्टी शुड बी चार्ज्ड फॉर लेट और otherwise. So after consideration, since it's a new taxation system and the number of registrants has already increased, so the council was of the view that we should now encourage more and more people who have been left outside the system to join the taxation system. और इसलिए 31 मार्च तक जो भरेंगे 2019 तक उनको कोई फी या पेनल्टी एडिशनल नहीं लगेगी। दिस इज ओनली अ वन टाइम ऑफर विच इज बीइंग मेड। सो दोज हु हैव नॉट, हु आर सपोज्ड टू पे जीएसटी एंड फाइल देयर रिटर्न्स बट हैव नॉट डन दैट शुड file it by the 31st of March 2019 and all they have to pay is their tax liability if any. There will be no penalty or any other liability. तो अभी जैसा उसके बाद this is the last chance we are giving them. This is only a one time. और अभी इस मीटिंग में टोटल जो नंबर्स हैं जिसके कि टैक्स रेट्स कम किए गए हैं, कितने गुड्स और सर्विसेज के, तो 17 आइटम्स के टैक्स रेट्स कम किए गए हैं। इसमें बहुत सारे आइटम 28 वाले थे, कुछ आइटम 18 वाले थे, तो उन सब के टैक्स रेट 17 आइटम के टैक्स कम किए गए हैं। और सर्विसेज 6 प्रकार के अलग अलग सर्विसेज थे, उसके टैक्स रेट्स कम किए गए हैं। All the decisions taken today, whether in relation to service tax or in relation to goods, the total revenue impact for the whole year is estimated to be approximately about 5,500 crores. Yeah, for the full fiscal. For the full fiscal. For 1 year. Sir, you were mentioning about 17 items in terms of commodities and services. 6. So one small clarification, sir. Has AC been brought down from? No. You see, I'll tell you, one of the policies that the council has been following is, with one notable exception because of the revenue component, and that is cement. We have brought down every building material item was in the 28% category because earlier it was being charged at 31%. We have slowly brought everything down to 18 and 12. The only one item remains which is of use to common people is cement. That obviously will be our next target as and when the affordability improves. Except that most of the other items are either luxury or sin, or at least used by economically the stronger strata of society. So जो कॉमन मैन आइटम जिसको कह सकते हैं उसमें सिर्फ सीमेंट बचा है, जो कि हमारा, क्योंकि इस टैक्सेशन पॉलिसी के पीछे एक सोशल ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसलिए उसके अलावा बाकी सब आइटम 28 में से निकाल दिए गए हैं। देखिए
कुछ तो We will have to notify. नोटिफाई करने पड़ेंगे. We'll let you know the date. They'll be notified very soon. Sir, one more question here. So, we didn't understand that possibly it's a massive rate acceleration process Sir, that first has of- taken off sometime in Jan and all. You have First done it January. before the calendar year is over, that is 2018 itself. First January. So, I suppose this was a larger policy call. I mean, you know, the No, you see, I'll tell you, this is an ongoing process. Now, even when the original rates were fixed, India had the most irrational taxation rates. Most of these items were being charged, if you see the cascading effect, at 31%. So we had only transiently put them in 28 because if we had immediately brought it down, the revenue impact would have been there and therefore the social expenditure of central and state governments would have suffered.